बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, मेरा नाम है हारिस खान और आप देख रहे हैं डिफेंस एनालिसिस स्पीक है यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई एपिसोड के साथ। डेफिनेटली आपने थंबनेल देख लिया होगा, तो आज हम बात करेंगे रफाल फाइटर जेट के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो वीवर्स, हम रफ़ाल के बारे में बात करते हैं। रफ़ाल एक 4.5 जनरेशन ऑल वेदर मल्टी रोल सेमी स्टेल्थ 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, जो कि डिसाल्ट एविएशन की तरफ से बनाया गया है। डिसाल्ट एविएशन के बारे में आपको बस इतना बताऊंगा कि डिसाल्ट एविएशन जो है बेसिकली एक फ्रेंच कंपनी है, स्टेट ओन कंपनी है, और ये जो है एयरफोर्स और नेवी के लिए एयरक्राफ्ट्स बनाती है। जैसे कि डिसाल्ट ने इससे पहले मिराज 3 बनाया हुआ है, मिराज 5 उनके बहुत फ्लैगशिप जहाज़ हैं, फिर उसके बाद मिराज 2000 उन्होंने बनाया, फिर उसके बाद अब ये राफेल उनका लेटेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। इसके अलावा जो है उसने पमा हेलीकॉप्टर भी बनाया हुआ है। इसके अलावा और भी बहुत से हेलीकॉप्टर जो हैं डिसाल्ट एविएशन ने बनाए हुए हैं। सो ये डेफिनेटली एक डिसाल्ट एविएशन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था जो आपको डिलीवर हो गया। अब आते हैं रफाल की तरफ। थंबनेल में जिक्र किया है कि रफाल की किस्मत अब खुल गई है, अब तो डिसाल्ट एविएशन के वारे नहीं आ रहे हो। डिसाल्ट एविएशन ने 1980s के अंदर जो है ना इस फाइटर जेट की जो है फर्स्ट फ्लाइट कर दी थी। वो बेसिकली वो एक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेटर था। फिर उसके बाद जो है गवर्नमेंट लेवल के ऊपर उसको लाया गया, फिर उसकी अप्रूवल मिली, फिर इसके फंड्स रिलीज हुए। उसके बाद जाके कहीं पर कंस्ट्रक्शन फेज में या मैन्युफैक्चरिंग फेज में आया ये जहाज, ठीक है। उसके बाद 2001 में बाकायदा इसको अदर कंट्रीज के लिए पिच करना शुरू कर दिया था डिसाल्ट एविएशन ने इसको। उसके बाद फ्रेंच नेवी ने इसको 2004 में इंडक्ट किया, फ्रेंच एयरफोर्स ने इसको 2006 में इंडक्ट किया रफाल फाइटर जेट को। वो उसका F1 वेरिएंट था। उसके बाद F2 स्टैंडर्ड आया। अच्छा, F1 स्टैंडर्ड के अंदर सबसे पहले जो है इस जेट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। क्यों स्ट्रगल किया है? डेफिनेटली 2006-2007 के अंदर जब ये किसी कंट्री को पिच होता था तो F1 स्टैंडर्ड होता था रफाल का, F2 स्टैंडर्ड उस वक्त आया नहीं था। F1 स्टैंडर्ड के साथ वही वाला फिनोमिना था जो J10C के साथ फिनोमिना था। क्या फिनोमिना था? बेसिकली J10 के अंदर भी A और B जो उसके वेरिएंट थे उसने काफ़ी स्ट्रगल की, लेकिन इंटरनेशनल कस्टमर कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? बॉडी की वजह से और एवियोनिक्स की वजह से। एयर फ्रेम जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी फाइटर जेट का। बेसिकली इसके ऊपर सारी आपकी फ्लाइंग लाई कर रही होती है। इसके अलावा जो है नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर जो है वॉरफेयर सूट हो गया, फिर उसके अलावा जो है बहुत सी चीज़ें जो है आर्मामेंट्स वगैरह हो गए, वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। ये आपको मैं एक बात बताऊँ, कोई भी फॉरेन कस्टमर आपने ढूंढना है किसी भी फाइटर जेट के लिए, वो बहुत सी चीज़ें एवेल्यूएट करते हैं, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ एवेल्यूएट होती है किसी भी जहाज़ का, एयर फ्रेम एवेल्यूएट होता है। उसके बाद उसके जो एवियोनिक्स हैं वो एवेल्यूएट होते हैं। उसके बाद जो है उसके आर्मामेंट्स एवेल्यूएट होते हैं, कौन कौन सा वेपन उसके साथ इंटीग्रेट हो रहा है, मकसद ये सारी चीज़ें एवेल्यूएशन होने के बाद जो है कोई फॉरेन कस्टमर उसको लेता है। इसके अलावा जो है किसी भी किस्म का आपने अगर किसी जेट के अंदर वाव फैक्टर डाला है तो डेफिनेटली आपका जेट परचेज हो सकता है किसी भी कंट्री की तरफ से। लेकिन अगर आप कोई भी वाव फैक्टर आप किसी एयरफोर्स को ऑफर नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आप उसको अपने फाइटर जेट को नहीं सेल कर सकते, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी ऐसे प्लेयर्स बैठे होते हैं कि वो जो है सेम प्राइस के अंदर अच्छी ऑफरिंग्स दे रहे होते हैं। तो डेफिनेटली आपने अगर अपना जेट सेल करना है तो आपको वाव फैक्टर्स देने पड़ेंगे, और वाव फैक्टर को यूज़ करते हुए जो है आप अपना फाइटर जेट सेल कर सकते हैं। डेफिनेटली हर एक जहाज जो है वो स्टार्ट में स्ट्रगल करता है। कोई भी फाइटर जेट, कोई भी मशीन जब नहीं आती वो इतनी रिलायबल नहीं होती, लोग उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए थोड़ा डरते हैं। एयरफोर्सेज उसको इतनी आराम से चूज़ नहीं करती। पहले एयरफोर्स को पकड़ के चूज़ करवाना, उसके बाद जो है उनको मनवाना कि यार आप हमारी मशीन ले, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब एक एयरफोर्स उसको परचेज कर लेती है तो सारी एयरफोर्सेज जो है उसको देख देख के, उससे उनके प्रोज एंड कॉन्स जान के, उनसे उनका एक्सपीरियंस जान के उसके बाद जो है ये फाइटर जेट परचेज कर लेती हैं। फॉरेन बायर्स जो है डेफिनेटली आपको थोड़ा सा तंग करते हैं पहले परचेज के ऊपर। डेफिनेटली हर एक एयरफोर्स को जब भी कोई नई प्लेटफॉर्म इंडक्ट करना होता है, कोई नया जहाज़, कोई नई मशीन अपने अंदर इवेल्युएट करके उसके बाद जो है उसने इंडक्ट करना होता है, तो डेफिनेटली पहला जो कस्टमर है वो आपको तंग करेगा। इवन देन अच्छे जहाज़ होते हैं लेकिन उनकी 20-20 साल फर्स्ट फ्लाइट हो जाती है और उसके बाद भी उनको कोई फॉरेन कस्टमर नहीं मिलता, तो ये इस जहाज़ के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। डेफिनेटली लोगों के प्रोजेक्ट फेल्ड भी हो जाते हैं। अब मैं पॉइंट आउट नहीं करूँगा, समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो डेफिनेटली ऐसी कोई बात नहीं है, ये स्ट्रगल करते हैं जहाज़, अच्छे हों या बुरे हों। किसी जहाज़ को ज़्यादा पिक कर लेते हैं, उनके अंदर वाव फैक्टर ज़्यादा होते हैं, तो डेफिनेटली वो नज़रों में आके ऑब्वियसली पिक हो जाते हैं। लेकिन कुछ जहाज़ ऐसे भी होते हैं फ्रैक्चर किए होते हैं, उनके बकाल तो बहुत अच्छा जहाज़ होता है लेकिन उसको फॉरेन कस्टमर्स नहीं मिलते और वो लोगों की तरले मिनते कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई एयरफोर्स को लेने के लिए तैयार नहीं होती। सो ये एक नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने एक बात सुनी होगी, देर है दुरुस्त है, वो वाला फिनोमेना जो है इसकी साइड के ऊपर अप्लाई हुआ है और बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई हुआ है। मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ इस मामले में देर है दुरुस्त वाला क्या सीन हुआ है। सबसे पहले F2 स्टैंडर्ड आने के बाद जो है इजिप्शियन एयरफोर्स ने इसके ऊपर अपना हाथ रखा। उन्होंने इनिशियली कुछ फाइटर जेट के ऑर्डर किए, फिर उसके बाद टेस्ट और ट्रायल्स के बाद और फाइटर जेट्स भी ऑर्डर कर दिए। उसके बाद बारी आई जी कतरी एयरफोर्स की। कतरी एयरफोर्स ने भी पहले कुछ ऑर्डर्स, कुछ जहाज के ऑर्डर किए, उसके बाद इनिशियली प्लस एडिशन के कुछ और जहाज ऑर्डर किए जो अभी भी स्टिल ऑर्डर पे हैं। लेकिन कतर एयरफोर्स इस वक्त रफाल को ऑपरेट भी कर रही है, उसका F2 वर्जन। उसके बाद आ गई जी इंडियन एयरफोर्स की बारी। इंडियन एयरफोर्स ने भी कुछ सीन सिनेरियो किया, पहले कुछ जहाज ऑर्डर किए, उसके बाद सेकेंडली कुछ और जहाज ऑर्डर कर लिए। जो 36 टोटल जहाज हैं वो उन्होंने ऑर्डर कर
कर लिए। उसके बाद जो है अब जो है डसाल्ट एविएशन की हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील साइन हुई है यूएई के साथ। यूएई के साथ किस तरीके से डील साइन हुई है? ये डील बेसिकली यूएई की एक पॉलिसी के अकॉर्डिंग हुआ है। यूएई की एक पॉलिसी है कि वो एक ही सप्लायर के ऊपर रिलाई नहीं करती। बेसिकली आप देखें, वो अमेरिका से भी फाइटर जेट परचेज करती है, उसके पास F-16 है यूएई की जो कंट्री है, और उसके अलावा जो है लॉकहीड मार्टिन का है या बोइंग का है या जिस मर्जी का भी है, लेकिन वो अमेरिकन है, अमेरिका से भी ले रही है, और इसके बाद जो है वो फ्रांस से भी ले रही है। फ्रांस का तो वो ऑलरेडी यूज़ भी कर रही है एक जेट जिसको आप कहते हैं मिराज 2000 बेसिकली उसका भी अपग्रेडेड वर्जन यूज़ करती है। अच्छा, यूएई के बारे में एक फैक्ट आपको मैं बताऊं, हमेशा यूएई जो भी फाइटर जेट परचेज करती है उसका अपर वेरिएंट परचेज करती है। राफेल के बारे में भी यही हुआ है। देखें F-16 जब उसने परचेज कर रहा था यूएई, तो उस टाइम ब्लॉक 5052 था, लेकिन यूएई ने जो है बेसिकली उसके अंदर थोड़े से और पैसे देके, यूएई के पास पैसा बहुत है, यूएई जो है एक अमीर कंट्री है, वो पैसा फेंकता है और उसके हिसाब से वो अपने लिए कस्टमाइज़ कराता है जहाज़ों को। उसकी ये पॉलिसी रही है। F-16 के मामले में भी उसने यही किया था। F-16 के मामले में उसने IRST एडिशन करवाई थी। इसके अलावा एक पूरा स्पेसिफिक ब्लॉक 60 जो है वो यूएई ने अपने लिए बनवाया था। 72 के बाद जो है सबसे ज़्यादा बेहतरीन फाइटर जेट वही माना जाता है। इवन देन जो IRST सिस्टम है वो F-16 ब्लॉक 60 के अंदर ही लगा हुआ है, उसके अलावा किसी और ब्लॉक के अंदर नहीं है। तो डेफिनेटली यूएई जो है उसको कस्टम मेड चीज़ें पसंद है और वो अपने हर एक चीज़ को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कराता है। राफाल के केस में भी यही है। इस वक्त का सबसे लेटेस्ट राफाल जो है F-3 स्टैंडर्ड का है, जो फ्रांस की एयरफोर्स यूज़ कर रही है, लेकिन जो F-4 स्टैंडर्ड है जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है, बेसिकली यूएई ने वो वाला स्टैंडर्ड जो है वो ऑर्डर किया है। 80 राफाल जो है वो उसको F-4 स्टैंडर्ड के राफाल मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये एक ऐसी चीज़ है जो यूएई के बारे में मशहूर है। इसके अलावा अगर आप मिराज 2000 को देख लें तो वो भी उसके पास सबसे लेटेस्ट वाले मिराज 2000 उसने ऑर्डर किया हुआ है, और उसके अलावा 2018-19 में उसने इसका अपग्रेड प्रोग्राम भी मंजूर किया हुआ है। इसके अकॉर्डिंग जो है यूएई के बारे में यही बात जो है मानी रखती है कि वो अपने फाइटर जेट को एक तो बेस्ट फाइटर जेट खरीदती है, उसके बाद उसको मेंटेन भी उस तरीके से रखती है, उसको अपग्रेड भी रखती है। $19 बिलियन जो अगर यूएई खर्च कर रहा है 80 तैयारों के ऊपर जो है वो $19 बिलियन वो खर्च कर रहा है। इसके अलावा जो है 12 हेलीकॉप्टर भी इस डील के अंदर है। इस डील के अंदर पर्सनल ट्रेनिंग भी आएगी, इसके अंदर सपोर्ट्स भी आएगी, इसके अंदर लॉजिस्टिक्स भी आएगी। इसके अलावा जो है ग्राउंड क्रू जो है वो ट्रेन होता है वो भी इसी के अंदर आएगा, पायलट्स की ट्रेनिंग वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। इवन देन ट्रांसपोर्ट के पैसे भी वही मुल्क पे करता है जो उसको खरीद रहा होता है। तो यूएई ने वो भी इस $19 बिलियन के अंदर सारा कुछ तय किया है। F-4 स्टैंडर्ड के रफाल भी, उसकी सारी चीज़ें भी, सपोर्ट वगैरह भी, लॉजिस्टिक वगैरह भी, मिनिशन वगैरह भी, ये सारी चीज़ें, ट्रेनिंग वगैरह, पर्सनल ट्रेनिंग, फिर आगे इसकी जो असेंबली होती है ओवरहाल और मेंटेनेंस के लिए वो भी यूएई के अंदर जो लगेगी, ये सारा $19 बिलियन के अंदर होगा। सो एवर्स, ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि डसाल्ट एविएशन जिसकी ये प्रोडक्ट है राफेल, उसके वारे न्यारे हुए हुए हैं। उसको जितने भी अभी नए स्टैंडर्ड के लिए R&D करनी होगी, यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी होगी, उसके फंड उसको ऑटोमेटिकली इतने एलोकेट हो गए हैं कि अब वो इस जहाज़ को मजीद बेहतर बना के और कंट्रीज़ को पिच करके उससे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो स्पेसिफिकली कहने का मकसद ये है कि राफाल के भी इस वक्त वारे नहीं आ रहे हैं, फ्रांस की इकॉनमी भी बूस्ट हो रही है और यूएई को भी एक प्लस पॉइंट मिला हुआ है, वो भी एक जो है अच्छे स्टैंडर्ड का राफाल वो उसने परचेज कर लिया है। इसके अलावा जो है एक कंट्री अपनी डिफेंस नीड्स पूरी कर रहा है, एक को जो है उसकी इकॉनमी को भी बूस्ट मिला है। तो डेफिनेटली दोनों कंट्रीज़ के लिए वारे नहीं आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके अलावा जो कल की वीडियो है वो भी राफाल के ऊपर होगी। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है। इस डील से जो है इंडिया को बहुत बड़ा धचका लगा है और वो क्या धचका लगा है वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।